चलिए बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग का चैप्टर घ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर क ख ग कंप्लीट कर दिया गया है 4 वीडियो में। एक में किया गया है भारत संसाधन एवं उपयोग, दूसरा में किया गया है चैप्टर क, तीसरा में ख और चौथा में ग। आज ये 5वां वीडियो है भारत संसाधन एवं उसका उपयोग का। तो देखिए, इसका नाम है खनिज संसाधन। आज हम लोग खनिज संसाधन के बारे में पूरे एक चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे, पूरे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे पूरे चैप्टर को। देखिए, उससे पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइनें हैं। तो देखिए कितना सुंदर, कल का भी मोटिवेशनल था, उसी के जैसा आज का भी है। तो देखिए, पीछे देखकर अफसोस करने से बेहतर है कि आगे देखकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा जाए। कहने का मतलब है कि अब पीछे देखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पीछे देखकर अफसोस करने से बेहतर है कि आगे देखकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा जाए। मैंने पीछे देखने से क्या कि हमने क्या किया, 10th में पढ़ाई किया तो आज 6 महीना 8 महीना 10 महीना 11 महीना बिता दिया धीरे धीरे करके और कुछ हासिल नहीं हुआ। छोड़ दीजिए, भूल जाइए जो चला गया। कहा जाता है ना कि जब जगिए तब सवेरा, इसीलिए ये कोटेशन आप लोगों को उसी पर है कि जब जगे तभी सवेरा। कि पीछे देखकर अफसोस करने से बेहतर है कि आगे देखकर नहीं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा जाए। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है टॉपिक इसमें खनिज, ठीक है। तो खनिज आखिर कहते किसे हैं? तो पृथ्वी के अंदर उपस्थित ऐसे मूल्यवान पदार्थ जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उन्हें खनिज कहा जाता है। अथवा तत्वों के संयोग से बने पदार्थों को खनिज कहा जाता है। आप याद रखिए, 2 नंबर में पूछता है खनिज किसे कहते हैं, अर्थात खनिज से आप क्या समझते हैं। तो बस इतना ही परिभाषा लिख दीजिए कि तत्वों के संयोग से बनने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए है, आगे है खनिज संसाधन और नवीकरण। ये होते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि खनिज जो है और नवीकरण ये संसाधन है। ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है। पूछता है एग्जामिनर कि आप बताइए कि खनिज कैसा संसाधन है। और नवीकरण ये है, नवीकरण ये है कि पुनः प्राप्त योग्य है, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा। देखिए, खनिज विश्व में लगभग 2000 प्रकार के पाए गए हैं। कितने प्रकार के? 2000 प्रकार के। और भारत में उसमें से 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के भारत में पाए जाते हैं? 100 प्रकार के, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे की तरफ है। तो आगे बहुत महत्वपूर्ण चीजें देखिए, खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है? तो देखिए, खनिज 2 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। पहला कौन सा? धात्विक, और दूसरा अधात्विक है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं धात्विक खनिज को। तो देखिए, धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला ये हो गए आपको लौह युक्त खनिज और दूसरा अलौह युक्त खनिज। अब इसकी परिभाषा हम लोग आगे देखेंगे कि वैसे धातु जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं। वैसे धातु जिसमें लोहा का अंश वैसे अलौह धातु जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है उसे अलौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे उसका देख लीजिए एग्जाम्पल, सीसा, जस्ता, बॉक्साइड है, ठीक है। लौह युक्त का है लोहा का, लोहा है, निकिल है, उसके बाद मैग्नीज है और कोबाल्ट है। अब चलते हैं हम लोग अधात्विक खनिज की ओर। तो इसमें कार्बनिक होता है और अकार्बनिक खनिज होते हैं। तो कार्बनिक कौन कौन? कार्बन किससे मिलता है? जलाने पर, कोयला को जलाएंगे तो कार्बन मिलेगा, पेट्रोलियम से कार्बन की मात्रा मिलती है। और अकार्बनिक अबरख है, ठीक है, ग्रेफाइड है, ये सारे अकार्बनिक खनिज होते हैं। चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए, आगे की ओर है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए,
ऐसे खनिज जिससे धातु की मात्रा संभव हो अर्थात प्राप्त की जा सके उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। मान लीजिए अभी हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं धात्विक खनिज का। देखिए यहाँ पर जैसे लौह युक्त खनिज जो है धात्विक खनिज में, इसमें हम लोग ले सकते हैं सीसा, जस्ता, बॉक्साइड, लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट। तो यहाँ पर भी ये सब आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब परीक्षा में तब एकदम नितांत जरूरी आपको लिखना है, परिभाषा भी दीजिए और आप उसका एग्जाम्पल भी लिख दीजिए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पुनः अब देखेंगे यहाँ पर धात्विक खनिज। यहाँ पर आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक ना, कि धात्विक खनिज के गुण, सिर्फ गुण लिखा हुआ है, धात्विक खनिज के गुण। देखिए धात्विक खनिज के गुण क्या होते हैं, ये विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये लोहा का छड़ है, ठीक है, ये लोहा का छड़ है, इधर से हम लोग इसमें तार ठिकाते हैं लाइट का और इधर टच करते हैं तो इधर हम लोग को लाइट का झटका लगेगा, ठीक है। तो झटका लग गया है यानी कि धातु क्या है, ये लोहा के सुचालक है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, ये खनिज चमकीले होते हैं। धातु हमेशा चमकदार होता है, ठीक है। इनकी प्राप्ति अग्नेय चट्टान से होती है। धातु की प्राप्ति कहां से होता है, अग्नेय चट्टान से होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर है धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, हम लोग पढ़े हैं। देखिए वहां पर भी एक फिगर के माध्यम से देखिए धात्विक खनिज दो प्रकार के कौन कौन से भाई। तो पहला लौह युक्त खनिज, जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है वे लौह युक्त खनिज कहलाते हैं, ठीक है। वे कौन से खनिज कहलाते हैं, लौह युक्त खनिज कहलाते हैं। जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन इत्यादि। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा अलौह युक्त खनिज। तो अलौह युक्त खनिज किसे कहते हैं, तो जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश न्यूनतम या न के बराबर या सीधा कह दीजिए कि नहीं पाया जाता है वे अलौह युक्त खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, नहीं, सीसा, बॉक्साइड, टीन इत्यादि। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए अब हम लोग को मिलेगा अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो देखिए अधात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनसे धातु की प्राप्ति संभव न हो अर्थात जिससे धातु प्राप्त नहीं किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बहुत आसान है, बस आप देखते जाइए और एक एक बार सिर्फ इसे रिवीजन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि अधात्विक खनिज के गुण। अधात्विक खनिज के गुण क्या होते हैं, तो देखिए ये विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक लकड़ी का डंटा लेते हैं और उसमें एक बिजली के तार को एक सिरे से टच करते हैं और दूसरे सिरे से हम लोग उस डंटे को पकड़ते हैं तो क्या होगा, क्या करंट का प्रवाह होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा है कि इनमें चमक नहीं होती है। धातु कभी अधातु कभी चमकता नहीं है। जैसे लकड़ी का गद्दा चमकता है, लकड़ी का बेंच चमकता है, नहीं चमकता है। देखिए इनकी प्राप्ति अवसादी चट्टान से होती है। ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा बनेगा यहाँ पर कि इसकी प्राप्ति कहां से होती है भाई, तो इनकी प्राप्ति अवसादी चट्टान से होता है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं अधात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। देखिए अधात्विक खनिज कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला कार्बनिक खनिज, जिनमें जीवाश्म होते हैं। ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवी के परिवर्तन होने से बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। कहने का मतलब है कि बहुत सारे जीवाश्म, इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। इसमें पेट्रोलियम गैस भी आता है, प्राकृतिक गैस जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलिए देखते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ है कि अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक खनिज किसे कहते हैं,
तो इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं। अकार्बनिक जो खनिज, मतलब कह सकते हैं कि वैसे खनिज जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाते हैं उन्हें अकार्बनिक खनिज कहते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट देख लीजिए है धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर, तो धातु और अधातु में अंतर पूछता है, बहुत बार पूछा जा चुका है आप लोगों के परीक्षाओं में। ध्यान से देखिएगा, धात्विक खनिज और यहाँ पर है अधात्विक खनिज। पहले आप लिख सकते हैं कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। पहला है कि धात्विक खनिज को गलाने, यहाँ पर गलाने, ठीक ना, गलाने पर धातु प्राप्त होता है, लेकिन अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, लेकिन ये कठोर एवं चमकीले नहीं होते हैं, अर्थात इनकी अपनी चमक होती है। कोई धातु चमकता भी है, कोई अधातु चमकता भी है, कोई नहीं भी चमकता है। ठीक है, ये प्रायः अग्नेय चट्टान में मिलते हैं और ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। ये इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है, पीटने पर ये टूटते नहीं है। नहीं, इन्हें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता है, इन्हें पीटने पर ये चूर चूर हो जाते हैं, अर्थात टूट जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो आगे की ओर चलते कर देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है चट्टान। चट्टान किसे कहते हैं? तो देखिए, चट्टान किसे कहते हैं? खनिजों के ऐसे संग्रह को चट्टान कहा जाता है जिनमें स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। खनिजों के ऐसे संग्रह को चट्टान कहते हैं जिनसे स्थल मंडल का निर्माण हुआ है, अर्थात जिस पर हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए तो देखिए, उसके बाद है अब आप लोगों को चट्टान मुख्य 3 प्रकार के। चट्टान मुख्यतः कितने प्रकार के? तो चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला देख लीजिए अग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अब हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, अब है अयस्क। अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं भाई। तो देखिए, ऐसे खनिज जिनसे धातुओं की सुगमता पूर्वक एवं कम खर्च पर प्राप्त किए जा सकते, उसे अयस्क कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा खनिज जिसे कम खर्च में और सुगमता यानी सरल विधि से प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही हम लोग अयस्क कहते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को नोट के माध्यम से डिनोट किया गया है। ठीक ना, कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए खनिजों की विशेषताएं। अब खनिजों की विशेषताएं क्या है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, खनिज अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। कम मूल्यवान खनिज अधिक मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध है। कम मूल्यवान मतलब जिस खनिज का मूल्य कम है वो प्राकृतिक में अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो खनिज का मूल्य अधिक है वो प्राकृतिक में कम मात्रा में पाया जाता है। नहीं, आगे की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। तो आगे की तरफ देखिए है लौह अयस्क। लौह अयस्क किसे कहते हैं भाई? देखिए, दो गो इसमें दिया गया है। लौह अयस्क को उद्योगों की जननी, इसे जननी ऐसे लिख लीजिएगा, उद्योगों की जननी कहा गया है। उसके बाद भारत विश्व का लगभग 1/4 यानी कि 25% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए, आगे की ओर है कि लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। लौह अयस्क कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? हेमेटाइट, कितने % इसमें लोहा का अंश पाया जाता है? देखिए, लोहांश अंश कहा गया है यहाँ पर।
और लाल अयस्क मतलब कि ये लाल रंग के लोहांश होते हैं। कितने परसेंट है हेमेटाइट में? तो 68% पाया जाता है। मैग्नेटाइट में कितने परसेंट? तो 60%। लिमोनाइट में कितने परसेंट? तो 40%। और सीडेराइड में कितने परसेंट? तो 30% लोहांश पाया जाते हैं, मतलब लोहे का अंश पाया जाता है। चलिए तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलकर देखते हैं कि भारत में प्रमुख है भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य। देखिए ये पूछता है 2 नंबर में, कभी कभी पूछ देता है, बस चारों के खाली नाम लिख दीजिए, प्रतिशत की भी कोई जरूरी नहीं है। अर्थात कभी कभी पूछ देता है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक लोहा का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा सीक्वेंस से दे दिया गया है। सबसे कम कौन सा करता है? तो झारखंड करता है, ठीक ना। तो देख लीजिए पहला है कर्नाटक 25%, छत्तीसगढ़ 20%, उड़ीसा आपको 19% और गोवा 16%, झारखंड कितना 15%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए इसी के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव जैसा आप लोगों को याद रहे दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, ऐसे ही पूछता है परीक्षा के कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है। तो अभी मैं पिछले चैप्टर पर पिछले पेज पर आप लोगों को बताया कौन है भाई, तो कर्नाटक है। कितना करता है ये? तो 25% ये उत्पादन करता है। ठीक है, झारखंड के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक जिले देखिए पूर्वी सिंहभूम है, ठीक ना, पश्चिम सिंहभूम है, सराय केला है, पलामू है, धनबाद है, रांची है, हजारीबाग है। ये सब झारखंड के 2 नंबर में पूछता है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों के नाम बताए जहां पर लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए आगे की ओर है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मैग्नीज क्या है देख लीजिए। तो मैग्नीज है, मैग्नीज तो देखिए मैग्नीज के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नीज एक लौह युक्त खनिज है। मैग्नीज कैसा खनिज है? लौह युक्त खनिज है। मैग्नीज को बुरा हीरा की संज्ञा दी गई है। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि किस खनिज को बुरा हीरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैग्नीज को। मैग्नीज के उत्पादन में मामले में भारत, देखिए मैग्नीज के उत्पादन के मामले में भारत, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीज के उत्पादन के मामले में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर देखिए यहाँ पर स्थान के जगह पर थोड़ा सा इसको क्या कीजिएगा, इस तरह से मान लीजिए लिख देते हैं। देखिए प्रथम स्थान, स्थान यहाँ पर लिख देते हैं स्थान। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन है? रूस है। दूसरे स्थान पर कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो मैग्नीज के संचित भंडार के मामले में भारत का स्थान विश्व में, यहां पर में कर लीजिएगा, विश्व में कौन है? तो दूसरा है। प्रथम स्थान किसका है? तो जिम्बाब्वे का है। पूछता है कि भंडार, मैग्नीज के भंडार सबसे पहले किस देश में सबसे अधिक है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जिम्बाब्वे में, दूसरा में पूछेगा तो भारत में। आगे चलते हैं। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य में मैग्नीज सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए अब है मैग्नीज के उपयोग। देखिए बहुत आसान है मैग्नीज के उपयोग, देख लीजिए ध्यान से। तो लौह इस्पात के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीज का। उसके बाद शुष्क सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीज का। सिलाई दिया सलाई उद्योग, ठीक है, इसमें भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। पेंट तथा कीटनाशक दवा बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अगर 2 नंबर में भी पूछे तो आप इसे लिख दीजिए, अगर 5 नंबर में पूछे तो कैसे लिखिएगा? इसी पांचों में 2-2, 3-3 लाइनें जोड़ देना है, इसकी व्याख्या कर देनी है, 5 नंबर में भी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 4 नंबर में आता है आप लोग के परीक्षा में, ठीक ना। देखिए तांबा,
तांबा के बारे में हम लोग पढ़ते, तांबा एक अलौह धात्विक खनिज है, मतलब इस तांबा जो है अलौह धात्विक खनिज है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद भारत में तांबा प्रगलन का एकमात्र स्थान HCl, HCl का कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है क्या, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। HCl का फुल फॉर्म पूछ देगा तो याद रखिएगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं तो देखिए आगे की ओर है कि HCl के दो केंद्र हैं, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कितने केंद्र हैं, तो दो केंद्र है। पहला राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी में, दूसरा झारखंड के घाटशिला में, ठीक है। अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक ना, याद रखने योग्य कि भारत की सबसे पुरानी तांबा की खान खेतड़ी में स्थित है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसे देखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन शॉट में आप लोगों को तीनों कंप्लीट होते जा रहा है, दीर्घ, लघु और ऑब्जेक्टिव, बस ध्यान से पढ़ने को है, ठीक है। अब देखिए तांबा के उपयोग, तो तांबा के उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो विद्युत तार बनाने में, विद्युत उपकरणों बनाने में, विद्युत के उपकरण बनाने में, ठीक है, सिक्का बनाने में, उसके बाद बर्तन बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, तो तांबा का उपयोग किया जाता है। अब देखिए अब्रक है, अब्रक क्या होता है, देखिए अब्रक एक अधात्विक खनिज है, ठीक है। सर्वोच्च कोटि का अब्रक मस्को व्हाइट है, इसका नाम है मस्को व्हाइट, क्या नाम है, मस्को व्हाइट। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सबसे उत्तम किस्म का अब्रक कौन होता है, तो मस्को व्हाइट, जिसे बंगाल रूबी या रूबी अब्रक भी कहा जाता है, बंगाल रूबी या रूबी अब्रक भी कहा जाता है। देखिए भारत विश्व का एक अग्रणी अब्रक उत्पादन देश है, मतलब भारत विश्व में सबसे आगे है अब्रक के उत्पादन में, ठीक है। देखिए वही नहीं, बिहार और झारखंड देश का लगभग 80%, मात्र दो राज्य मिलकर 100 में से 80% बिहार और झारखंड अब्रक का उत्पादन करता है। चलिए तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। बॉक्साइट, देखिए बॉक्साइट जो है एक अलौह धात्विक खनिज है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक कहां पर बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है, उड़ीसा में। चलिए आगे की ओर देखते हैं, तो अब है बॉक्साइट के उपयोग। देखिए बॉक्साइट के उपयोग कहां कहां होता है, ठीक है। तो बॉक्साइट का उपयोग वायुयान का ढांचा बनाने में, मतलब पूरे उसका जो, जैसे हम लोग अपने शरीर को ढकने के लिए शर्ट पहनते हैं, तो उसी तरह से वायुयान में पूरे सीट बनाकर और ऊपर से चारों तरफ से उसे कवर करने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा है जलयान की पेंदी बनाने में, जलयान मतलब जल में जो यान, यान का मतलब क्या, गाड़ी, नाव, ठीक है। जो जलयान होते हैं उनकी पेंदी यानी कि निचले स्तर बनाने में, उसके बाद बर्तन बनाने में, विद्युत तार बनाने में, घरेलू साज सामान बनाने में। घरेलू साज सामान आप लोग जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग सफेद सीमेंट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। अब्रक के 3 प्रकार, ठीक है। तो अब्रक के 3 गो कौन कौन प्रकार होते हैं, कभी कभी पूछ देता है 2 नंबर में ऐसे हैं कि अब्रक के कितने प्रकार होते हैं बताएं। तो देखिए मस्को व्हाइट, ठीक है, बायोटाइट, उसके बाद फ्लोगोफाइट, फ्लोगोफाइट, ये 3 गो होते हैं। 2 नंबर आपको देकर चले जाएंगे इसी तरह से। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग अब्रक के उपयोग, तो देखिए अब्रक के उपयोग भी 2 नंबर में कभी कभी पूछा है। तो देखिए विद्युत उपकरण बनाने में
विद्युत रोधी के रूप में जब विद्युत उपकरण बनाया जाता है, ठीक ना, तो उसमें उसके बीच बीच में अवरक को डाल दिया जाता है, ताकि उस अवरक एक ऐसा पदार्थ है, अधात्विक पदार्थ है, ये धातु के होते अधातु होते हैं, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, इसलिए इसके विद्युत के उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अबीर बनाने में, आप लोग जब अबीर लीजिएगा तो देखिएगा कि अबीर चमकशील होते हैं, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में किसका, अवरक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में भी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चूना पत्थर एक अधात्विक खनिज होता है। एकदम ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछता है कि चूना पत्थर कैसा खनिज है, तो चूना पत्थर एक अधात्विक खनिज है। दूसरा पॉइंट है कि भारत में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो देख लीजिए, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि चूना पत्थर किसका कच्चा माल है, अर्थात पूछता है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया आप लोगों के कंप्लीट होते जाता होगा। बस आप लोग पूरा वीडियो को मन से थोड़ा सा बिना स्किप किए हुए एकदम वीडियो को देखिए एक दिशाएं से। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो चीज आप लोग को नहीं समझ में आता है, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अपने मित्रों से, दोस्तों से वीडियो को जितना से हो सके शेयर कीजिए। आप शुरू से बुक नहीं पढ़े फिर भी ये वन शॉट आपके पूरे बुक को कंप्लीट कराने का काम करता है। तो देखिए, चूना पत्थर के उपयोग देख लेते हैं हम लोग। चूना पत्थर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। लौह इस्पात उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। कागज उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। चीनी उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है। और उर्वरक उद्योग में, मतलब ये सारे उद्योगों में कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कोई दो चूना पत्थर का कोई दो उपयोग बताएं। बस 5 को है, 2 को कोई लिख दीजिए, 2 नंबर मिल गया। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए आगे की ओर है कि खनिज संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जानेंगे हम लोग कि खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए कहा गया है, ठीक ना, कि खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्यों, तो देखिए खनिज हमारे उद्योग और कृषि के आधार हैं। क्या है भाई, तो खनिज हमारे उद्योग और कृषि के आधार हैं। ये क्या होते हैं, नवीकरणीय उद्योग नहीं है, मतलब खनिज जो है नवीकरणीय उद्योग नहीं होते हैं, ये अनवीकरणीय होते हैं, क्योंकि एक बार उपयोग करने के बाद इसे पुनः दोबारा उपयोग में लाया नहीं जा सकता है। उसके बाद देखिए, निक्षेप की कुल मात्रा बहुत ही कम। निक्षेप का मतलब, मान लीजिए कि एक लोहा के दरवाजा बनाना है तो उसे काटने पर बहुत कम उसमें से टुकड़ा निकलता है, जबकि हम लोग उतने बराबर ही खरीद कर लाते हैं, बस थोड़ा सा वेल्डिंग वगैरह इधर उधर करके जोड़कर और बना देते हैं, तो उसमें निक्षेप यानी कि बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, मतलब कि लोहा का निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है पृथ्वी में निर्मित होने में इन्हें। हम बहुत तेजी से खनिजों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम का देखिए हम लोग, ये भी एक प्रकार के खनिज है। आपको क्या कहलाता है, कोयला भी एक प्रकार का खनिज है। ठीक है, इस सब का उपयोग हम लोग इतना बेतहाशा तरीका से कर रहे हैं कि लग रहा है कि बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक ना, आगे देख लीजिए, अगला पॉइंट है कि इन्हें आने वाले पीढ़ी के लिए संभाल कर रखना चाहिए। नहीं रखेंगे तो आने वाले जमाने में जो हमारे आपके बच्चे होंगे वो इसके बारे में कुछ जान ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसका उपयोग करना है लेकिन कम करना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए आगे की ओर है खनिज संसाधन के संरक्षण के उपाय। खनिज संसाधन के संरक्षण के उपाय क्या है, देखिए पहला है कि खनिज एवं परिष्करण के दौरान इस पदार्थों की बर्बादी कम हो।
मतलब जब हम लोग खनिज को प्राप्त करें पृथ्वी से और जब उसे शुद्ध किया जाए तो कम मात्रा में बर्बाद हो, जले, इधर उधर बिखरे। ठीक है। दूसरा है तब जाके इसे हम लोग संरक्षण कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है। जहां तक संभव हो प्लास्टिक और लकड़ी का उपयोग करें। ठीक है। मतलब इसे प्राप्त करना आसान है लेकिन लोहा को प्राप्त करना आसान नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आज हम लोग को कुर्सी बेंच की जरूरत है तो हम लोग लकड़ी का कुर्सी टेबल बेंच बना सकते हैं, लेकिन अगर लोहा के बनाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। लकड़ी का तो मान लीजिए 10 बरिस, 5 बरिस, 20 बरिस, 30 बरिस में एक लकड़ी का एक पेड़ तैयार करा सकते हैं हम लोग रोप पर, लेकिन क्या लोहा 20 बरिस में प्राप्त कर सकते हैं पुनः पृथ्वी से? संभव नहीं है। ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि जहां तक संभव हो तो आप प्लास्टिक और लकड़ी का उपयोग करें। खनिज एवं खनन एवं खनिज सुधार प्रक्रिया में धातु बनाने तक कम से कम अव्यय, मतलब जब इसको कोई सामान बनाने का हम लोग रूप देते हैं तो उसमें कम से कम में अधिक से अधिक सामान बनाने की प्रयास किया जाए। ठीक है। जैसे देखते हैं आप लोग कि 1 केजी कांटी बनाने में बहुत कम मात्रा में लोहा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है कि रद्दी एवं पुराने माल का पुनः उपयोग करना चाहिए। जैसे हमारे आपके घर में अगर लोहा का बेंच है, लोहा का आपको मान लीजिए कि पंखा है, ये सब खराब हो जाता है तो हम लोग कबाड़ी में बेच देते हैं। कबाड़ी में से पुनः वो परिष्कृत करके उसे नया रूप में ढालकर लाया जाता है। ठीक है। देखिए योजनाबद्ध तरीके से खनिजों का पुनः चक्रण व पुनः उपयोग, योजनाबद्ध तरीके मतलब लगातार एकदम है इसे पुनः चक्रण करते रहिए और उपयोग करते रहिए। फिर नियोजित व सतत पोषणीय तरीके से उपयोग, नियोजित मतलब एकदम नियम पूर्वक। ठीक है। उसके बाद है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खनिजों के अन्य विकल्प ढूंढना, मतलब पर्यावरण को एकदम ध्यान में रखते हुए खनिजों का अन्य विकल्प भी ढूंढना है, दूसरा विकल्प भी। जैसे कि देखिए सीएनजी गैस, आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे शहरों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए बैटरी वाली बहुत सारी गाड़ियां और सीएनजी पर मोटरसाइकिल, आपको बस, ट्रक, बहुत सारे कार सब चलाया जा रहा है। तो एक ये विकल्प है। इसी तरह से हम लोग लोहा का भी विकल्प आने वाले समय में धीरे धीरे प्रयास करके ढूंढ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो आप लोग की कंप्लीट होती है। इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट इसका पार्ट रह गया है अंग, उसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे।